हाँ, तो अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 76 पर, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, और उसमें आप लोग पेज नंबर 76 पर आ जाएंगे। और 76 पे आप देख रहे हैं जो आपकी पोइम है, तो उसमें रुडयार्ड किपलिंग के बारे में तो आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो उसमें ठीक से समझ ही लिया है, जान लिया है रुडयार्ड किपलिंग को। तो आज से अपन लोग पोइम जो है इनकी इफ़ उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये जो पोइम है वो किस बारे में है ये थोड़ा सा जान लें। हालांकि मैंने रुडयार्ड किपलिंग को पिछले वीडियो में कंप्लीट आपको बता दिया है, लेकिन जहां रुडयार्ड किपलिंग पेज नंबर 76 पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो स्टूडेंट और ध्यान रखें। जैसे अगर आप लोग क्लास 10th MP बोर्ड के नहीं हैं, लेकिन आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पोइम इफ़ है आप उसे कहीं से भी उपलब्ध कर सकते हैं, आप उसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार पोइम अगर आपके सामने होती है, जो लोग क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश के MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों के सामने तो टेक्स्ट बुक होगी, क्योंकि जब भी मैं किसी पोइम को समझा रहा हूँ, हालांकि मैंने यहाँ भी लिख के रखा है, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए। और बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखिए, निश्चित रूप से पोइम एकदम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पोइम के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले ये जो 2 लाइनें हैं मैं इनको रिपीट करना चाहूँगा, जो रुडयार्ड किपलिंग में बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ चेंज करके जहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ इज़ अ डिडेक्टिक पोइम। तो यहाँ इन्होंने इफ़ के बारे में थोड़ा सा बताया है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है कि इफ़ इज़ अ डिडेक्टिक पोइम, यानी इफ़ एक ऐसी कविता है जो आपको कुछ न कुछ शिक्षा देगी, यानी ये एक शिक्षा देने वाली कविता है। ऑफ 4 स्टेंजास ऑफ 8 लाइन्स ईच, 4 स्टेंजास, इसके 4 स्टेंजा हैं। आप लोग अगर आप पोइम में देखेंगे तो देख रहे होंगे कि पेज नंबर 76 पर इसका एक स्टेंजा है, और पेज नंबर 77 पर इसके 3 स्टेंजा हैं। तो इसके 4 स्टेंजा हैं, और प्रत्येक स्टेंजा में अगर आप देखेंगे तो 8 लाइन्स हैं। जैसे फर्स्ट स्टेंजा मैंने यहाँ भी आपके लिए लिखा है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, चूँकि जगह कम थी तो इसलिए मैंने ये जो पहली लाइन है, तो ये जो 2 लाइन आपको यहाँ दिख रही हैं, तो ये पोइम की फर्स्ट लाइन है। ज़्यादा जगह ना होने की वजह से मैंने इसको नीचे कर दिया है। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है, ये आपकी थर्ड लाइन है, ये आपकी फोर्थ लाइन है, ये आपकी फिफ्थ लाइन है, ये आपकी सिक्स्थ लाइन है, ये आपकी 7th लाइन है, और ये आपकी 8th लाइन है। तो इस तरीके से प्रत्येक स्टेंजा में आपको 8 लाइनें मिलेंगी, 8 पंक्तियाँ मिलेंगी। आगे देखें, इन दिस पोइम ही मेंशंस सर्टेन क्वालिफिकेशंस। बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस पोइम में ही मेंशंस, उन्होंने वर्णन किया है, उन्होंने बताया है कुछ विशेष योग्यताओं को, एंड कंडीशंस, और कुछ स्थितियों को बताया है। किस तरीके से? नेसेसरी फॉर बिकमिंग द मास्टर ऑफ द अर्थ, कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं, तो जिन स्थितियों में आपके अंदर जो योग्यता होनी चाहिए। तो दोनों का यहाँ वर्णन किया गया है, दोनों को आपको ठीक से समझाया गया है कि अगर कंडीशन ऐसी है तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, अगर कंडीशन ऐसी है तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। तो कंडीशन और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए, दोनों बातों को यहाँ बताया गया है। काय के लिए ये योग्यता होनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं बिकमिंग द मास्टर ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के मालिक बनना चाहते हैं, एंड अ कंप्लीट मैन, और अगर आप एक पूर्ण व्यक्ति अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो मास्टर ऑफ द अर्थ तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन मैं इस बात को सपोर्ट करूँगा कि एंड अ कंप्लीट मैन, कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप में एक पूर्ण व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके अंदर इन योग्यताओं का होना बहुत ज़रूरी है इन स्थितियों में। अब आप इस पोइम को देखिए, बहुत अच्छी कविता है। जैसा मैंने पीछे के वीडियो में भी बताया था कि इस पोइम से आपको जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पोइम आपको ठीक से समझ में आएगी, राइम पैटर्न आपको ठीक से समझ में आएगा, जो मीटर है वो भी ठीक से समझ में आएगा। यानी कुल मिलाकर के ये पोइम आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाली है। तो इसके प्रत्येक वीडियो को अगर आप लोग बहुत कंसंट्रेट करके सुनेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट लाइन है, आप बुक में भी देखिए, जहाँ आपको कहीं कोई वर्ड लगता है तो आप उसे लिखिए। हालांकि जो 2 वर्ड्स हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं।
पहली लाइन इसकी ये कह रही है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। थोड़ा सा जो यहाँ कॉमा, सेमी कॉलन, इनका जो यूज़ किया गया उन पे भी ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड, तो कीप योर हेड, आप इसको सबसे पहले आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए लिखा है कि टू स्टे काम डेस्पाइट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। अगर बहुत सारी परेशानियां आपके सामने खड़ी हैं और ऐसी स्थिति में भी क्या आप एकदम से शांत रह सकते हैं, यानी आप विचलित नहीं हो, आप अपना आपा नहीं खोएं। तो जब आपके सामने बहुत सारी परेशानियां हों, डिफ़िकल्टीज़ हों, तो क्या ऐसी स्थिति में भी टू स्टे काम, तो इसके लिए यहाँ यूज़ किया गया है कीप योर हेड। तो बिल्कुल लास्ट में आप लगा के चलें कि आप एक परफेक्ट मैन बन सकते हैं, लेकिन कब बन सकते हैं? अगर, जैसे इन्होंने कहा है कि फॉर बिकमिंग द मास्टर ऑफ द अर्थ एंड द कंप्लीट मैन, कि एक कंप्लीट मैन बनने के लिए, लेकिन कब बन सकते हैं? कि इफ़, अगर यू कैन कीप योर हेड, आप बिल्कुल शांत रह सकते हैं, कि अगर आप एकदम से शांत रह सकते हैं। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि व्हेन ऑल अबाउट यू, जब आपके चारों ओर के जो लोग हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, वो आर लॉसिंग देयर्स। लॉसिंग देयर्स का मतलब वो अपने आपे को खो रहे हों। ये किसके लिए लगा है? जो आपके आसपास की कम्युनिटी है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपसे बातचीत करते हैं, जहां आप उठते बैठते हैं, अगर वो लोग अपने आपा को खो रहे हों, यानी वो अपनी शांति को खो रहे हों, एंड ब्लेमिंग, और आरोप लगा रहे हों, इट, इस बात का, किस बात का? कि हमारी जो परेशानियां हैं वो तुम्हारी वजह से हैं, एंड ब्लेमिंग इट, और इसका आरोप लगा रहे हैं ऑन यू, तुम्हारे ऊपर। अगर कंडीशन आपको ये मिलती है, कौन सी कंडीशन मिलती है? कि जब आपके आसपास के लोग जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उन सब डिफ़िकल्टीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं, उन सब डिफ़िकल्टीज़ के लिए आपको जिम्मेदार मान रहे हैं, आपको दोषी मान रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में भी टू स्टे काम, आप एकदम शांत रह सकते हैं, आप अपने संतुलन को बनाए रख सकते हैं? तो पहली सिचुएशन आपकी ये हो गई कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन वो बताते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि सॉरी, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, क्या आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं? इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, कि क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं? या थोड़ा सा और ध्यान रखिए कि जो यू लगा है, तो ये फर्स्ट लाइन में जो यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये सेकंड में भी है। हाँ, इसके बाद देखिए जो दूसरी कंडीशन है, और कौन सी, उस कंडीशन में आपके अंदर योग्यता चाहिए, उसको देखिए। तो दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ़ यू कैन ट्रस्ट, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने आप पर, योर सेल्फ, खुद पर। व्हेन, कंडीशन क्या बता रहे हैं कि ऑल मैन डाउट यू, कि जब सभी लोग आप पर शक करते हों, तो क्या उस कंडीशन में भी आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं? अब यहाँ डाउट किस तरीके का है वो अपन आगे देखेंगे, पहले थोड़ा सा अगली लाइन को और समझ लिए। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, ये बहुत अच्छी बात है। बट मेक अलाउंस, लेकिन आप एक्सेप्ट भी करते हो, फॉर देयर डाउटिंग, उनके डाउट को, उनके शक को भी आप एक्सेप्ट करते हो। इन दोनों बातों को समझिए, दोनों बातें क्या कह रही हैं कि पहले तो मेक अलाउंस को मतलब समझिए। मेक अलाउंस क्या होता है, आप इसे अंडरलाइन करें और इसको लिख लें। टू एक्सेप्ट बिहेवियर दैट वुड नॉट नॉर्मली एक्सेप्ट, कि जिस व्यवहार को आप सामान्य अवस्था में स्वीकार नहीं कर सकते, उस व्यवहार को भी स्वीकार करना, उसके लिए यूज़ किया गया है मेक अलाउंस। बिकॉज यू नो वाई समवन हैज़ बिहेव्ड दैट वे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कोई इस तरीके का व्यवहार आपसे क्यों कर रहा है, और ऐसी स्थिति में उसके उस व्यवहार को आप स्वीकार कर लें। अब यहाँ समझिए कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, क्या आप अपने आप पर उस समय भी भरोसा कर सकते हैं व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सब लोग आप पर शक करते हों। अब ये शक किस तरीके का है वो थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है। जैसे मान के चलिए कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
और ऐसी स्थिति में जो आपके आसपास के लोग हैं वो इस बात का शक कर रहे हैं कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे, डाउट है, उनको शक है कि मुश्किल है, आपका होना मुश्किल है, एग्ज़ाम निकाल लें ये बहुत मुश्किल है, आपके ऊपर डाउट है उन्हें, और उस स्थिति में भी आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, आप अपने आप पर भरोसा करें कि नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा। और केवल आप अपने आप पर भरोसा नहीं करें बल्कि साथ में आपको क्या चाहिए कि आपको वो ये कह रहा है कि बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, कि उनके शक को भी आप स्वीकार करें, आप उनके शक के लिए भी स्वीकृति दें, आप उनके शक के लिए, उनके डाउट के लिए भी अपने दिमाग में एक जगह रखें, यानी उनके डाउट को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य स्थिति में ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति यानी लगातार आपके आसपास के लोग इस तरीके की बातें करते हैं, आप पर डाउट करते हैं, तो कुछ समय के बाद या तो आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं या आप सामने वाले से चिढ़ने लगते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक तरीके का व्यवहार होता है। लेकिन वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि आप अपने आप पर ट्रस्ट भी करते रहें और उनका जो डाउट है आप उसे भी स्वीकार करते रहें। अगली लाइन देखिए, बहुत अच्छी लाइन है कि इफ़ यू कैन वेट, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है, क्या आपके अंदर इतना धैर्य है। यहाँ भी उसने इसी बात को बताया है। अगली बात वो कहते हैं कि इफ़ यू कैन वेट, क्या आप इंतज़ार कर सकते हैं, एंड नॉट बी टायर्ड, और थके नहीं, बाई वेटिंग, इंतज़ार करके। यानी सीधे सीधे वो ये बताना चाह रहे हैं कि क्या आपके अंदर इतना धैर्य है। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं, टाइम ज़्यादा लंबा होता है, इंतज़ार जब लंबा जाता है तो हमें थकान होने लगती है, हम ऊबने लगते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इफ़ यू कैन वेट, अब यहाँ इंतज़ार करने का मतलब किसी व्यक्ति के इंतज़ार से नहीं है। अगर परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो क्या ऐसी स्थिति में आप अपने काम के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, आप अपनी सफलता के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, आप इतना धैर्य रख सकते हैं कि आप उस काम को लगातार करते रहें। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि इफ़ यू कैन वेट, कि क्या आप इंतज़ार कर सकते हैं, एंड नॉट बी टायर्ड, और थके नहीं बाई वेटिंग, इंतज़ार के द्वारा, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज। बहुत अच्छी लाइन है ये, इसको समझिए। और बीइंग लाइड किस तरीके से, इसको समझिए। जैसे आपसे कहा कि आई एम टीचिंग यू, तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। मैंने कहा कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए, तो आपने क्या किया कि यू आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया। कंटीन्यूअस टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाई तो यू आर बीइंग हो गई, और टीच का थर्ड किया आपने तो टॉट हो गया, और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी सामान्य स्थिति में यू आर बीइंग टॉट। यहाँ इसका सेंस क्या था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ क्या सेंस हो गया कि यू आर बीइंग टॉट, इसका मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बीइंग प्लस B3। ठीक इसी तरीके से यहाँ समझिए कि बीइंग लाइड, जैसे वो क्या कह रहा है, यू आपके इसके लिए भी कॉमन है। जैसे ये कहा जा रहा है कि इफ़ यू कैन वेट, क्या आप वेट कर सकते हैं, एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, लेकिन आप उस इंतज़ार से थके नहीं, क्या आप इतना इंतज़ार कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि और बीइंग लाइड अबाउट एंड डोंट डील इन लाइज, और यू आर बीइंग लाइड, आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है। यू आर बीइंग लाइड अबाउट, कि आपके लिए झूठ बोला जा रहा है, आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है, और उस स्थिति में भी डोंट डील इन लाइज, लेकिन आप झूठ ना बोलें। सेम वही सिचुएशन आगे उसने यूज करी, और बीइंग हेटेड, जब आपके लिए नफरत फैलाई जा रही है, जब आपसे नफरत करी जा रही है, डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन आप नफरत को जगह नहीं दें। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या आप ऐसे रह सकते हैं। अगर आप ऐसे रह सकते हैं तो आप एक कंप्लीट मैन बन सकते हैं। तो यहाँ उसने यूज़ किया है कि पूरी बात को ठीक से समझिए कि इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, कि क्या आप वेट कर सकते हैं लेकिन आप उस वेट करते करते जो टाइम आपका निकल रहा है आप उससे थके नहीं। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील्स इन लाइज, आपके लिए झूठ कहा जा रहा है लेकिन आप झूठ ना बोलें। और बीइंग हेटेड, आपके लिए नफ़रत फैलाई जा रही है लेकिन आप नफ़रत को जगह नहीं दें। अगर इतने सारी योग्यताएं आपके अंदर हैं, जो एक एक करके उन्होंने बताया कि अगर इस कंडीशन में आपके अंदर ये योग्यता है, और इस कंडीशन में अगर आपके अंदर ये योग्यता है, और इस कंडीशन में अगर आपके अंदर ये योग्यता है, तो यहाँ तीन सिचुएशन आपके सामने आई हैं कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड,
क्या आप बिल्कुल स्टे काम, क्या आप एकदम से शांत रह सकते हैं? कब? जब आपके आसपास के लोग अपना आपा खो रहे हों और उसका आरोप आप पे लगा रहे हों। तो एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी उन्होंने कहा कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, क्या आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं जब आपके आसपास के लोग आप पर डाउट कर रहे हों? और तीसरी सिचुएशन उन्होंने क्या कही कि जब आपके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, आपके बारे में नफ़रत फैलाई जा रही है, यानी आपसे नफ़रत करी जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है लेकिन आप झूठ नहीं बोलें, नफ़रत करी जा रही है लेकिन आप नफ़रत को जगह नहीं दें। क्या आप ऐसा हो सकते हैं? अगर इतनी सारी योग्यताएं, इतनी सारी कंडीशन में आप रख सकते हैं, एंड येट इतनी सारी योग्यताएं अगर आपके अंदर होंगी, कंडीशन ऐसी हैं, तो अभी तो पोइम पूरी नहीं हुई, अभी तो बहुत रह गई है। अगर जो इसका फर्स्ट स्टेंज आए, सोचिए कि आपके अंदर अगर इतनी सारी योग्यताएं आ जाती हैं तो कुछ नहीं आएगा तो कम से कम इतना प्राउड तो हर कोई व्यक्ति करने ही लगेगा कि यार मैं बुद्धिमान तो बहुत हूँ। निश्चित रूप से इतना प्राउड तो आएगा ही कि मेरे बारे में कोई कितना भी झूठ फैलाता है लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई कहे कि नहीं, तुमसे तो हर कोई व्यक्ति नफ़रत करता है लेकिन मैं किसी से नफ़रत नहीं करता। अगर ये कहा जाता है कि नहीं, सब लोग आरोप तुम पर लगाते हैं लेकिन तुम फिर भी शांत रहते हो, तुम कुछ कहते नहीं हो। अगर इतनी सारी योग्यताएं किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, अगर फर्स्ट स्टेंजा भी यानी इतने गुण भी आपके अंदर आ जाते हैं, तो कम से कम इतना प्राउड तो आपके अंदर आ ही जाएगा कि यार मैं बुद्धिमान तो बहुत हूँ। लेकिन इसके बाद पोइट क्या कह रहा है, लास्ट लाइन को ठीक से समझिए। एंड येट, और फिर भी, डोंट लुक टू गुड, आप अच्छा न दिखें। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये कोशिश नहीं करें, ये दिखावा करने की कोशिश नहीं करें, या इस वास्तविकता को नहीं बताएं कि मैं अच्छा हूँ, और इस वास्तविकता को कि नॉर टॉक टू वाइज, और ना ही बुद्धिमानी की अपनी चर्चा करें? तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी योग्यताएं रखने के बाद भी आप ये सिद्ध नहीं करें कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, इतनी सारी योग्यताओं के बाद भी अगर आप ये नहीं कहें कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, इसका मतलब यू आर अ कंप्लीट मैन, तब आप एक पूर्ण व्यक्ति हैं। तो मेरे ख्याल से जो इसका फर्स्ट स्टेंज है, आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा कि ये कौन सी लाइनें हैं और कौन सी कंडीशन के लिए, यानी सीधे सीधे कौन कौन सी योग्यताएं पोइट ने यहाँ ली हैं और किन किन कंडीशन में उन योग्यताओं का होना एक व्यक्ति के अंदर ज़रूरी है, लेकिन कौन से व्यक्ति के अंदर जो एक परफेक्ट मैन बनना चाहता है। क्लियर? हालांकि यहाँ राइम पैटर्न अगर आप देखें तो इसको भी थोड़ा सा यहीं समझ लें, क्योंकि इसके बाद इस स्टेंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, अपन एक एक करके उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर आप यहाँ देखते हैं राइम पैटर्न के लिए बिल्कुल लास्ट का जो वर्ड है उसकी अगर साउंड देखेंगे, लास्ट साउंड देखेंगे, तो उसे ठीक से समझना है। जैसे इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, तो यहाँ जो लास्ट साउंड है यू, अगर हमने ये, चूँकि हमारी पहली साउंड है तो हमने इसको ए दिया कि जो हमारी पहली लाइन का जो राइम पैटर्न है वो ए है। अब अगर ये राइम पैटर्न किसी भी लाइन से मिलेगा तो हम उसको भी ए देंगे। तो दूसरी लाइन जब हमने पढ़ी, आर लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, तो इसका जो राइम पैटर्न है यू और इसका भी राइम पैटर्न एक ही है, तो इसका मतलब ये सेम है। हम जब हमने इसको ए दिया तो हम इसको भी ए ही देंगे। इसके बाद देखिए हम तीसरी लाइन को पढ़ते हैं कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, तो यहाँ भी राइम पैटर्न सेम हुआ। इसका मतलब ये सेम तीनों हो गए, हमने उसको ए दिया है तो हम इसको भी ए ही देंगे। अगले में अगर हम देखें बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, यहाँ भी आप देखिए यू 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 और साउंड यहाँ भी टू, इसका मतलब सेम राइम पैटर्न है, तो आपने इसको भी, हमें साउंड से मतलब है, आप जैसे जो वर्ड है जो स्पेलिंग है उसके जो अल्फ़ाबेट हैं आप उनको नहीं जाएं, आप उनको जाएं कि इसकी साउंड क्या निकलती है। तो यहाँ देखिए जैसे यू 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 और यहाँ भी टू, इसका मतलब सेम राइम पैटर्न है। इसके बाद अगली लाइन में हम गए कि इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, यहाँ देखिए यहाँ चेंज हुआ, वेटिंग यहाँ यू था, यहाँ चेंज होके क्या हो गया, इंग। तो ये जो राइम पैटर्न आया ये इन सभी से अलग आया, इसका मतलब हमने इसको बी दिया। अब अगर इस तरीके का राइम पैटर्न मिलता है तब हम उसे ए देंगे, इस तरीके का मिलता है तब हम उसे बी देंगे, और इन दोनों से अलग मिलता है तो हम उसे सी देंगे। तो किस तरीके से कि और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील्स इन लाइस, तो ये अलग मिला ना, तो आपको यू मिल रहा है ना इंग मिल रहा है, इसका मतलब आपने इसको सी दिया। अगला देखिए और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग,
तो ये इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने इसको बी दिया। अगला देखिए, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। वाइज ये किससे मिल रहा है आपका? लाइज, तो इससे मिल रहा है, आपने इसको सी दिया। तो अगर इसके राइम पैटर्न की बात आती है तो आप कह सकते हैं कि ए, ठीक, इसके बाद बी सी, बी सी। तो ये जो 8 लाइन का जो राइम पैटर्न है वो आप निकाल करके दे देंगे कि ए बी सी, ये इसका राइम पैटर्न हो गया। तो मेरे ख्याल से जो पोएम का जो सेंस है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर आपने जो लास्ट लाइन है इसकी जो देखी होंगी रुडयार्ड किपलिंग की, तो वहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये पोएम किस लिए लिखी गई है। कुल मिलाकर के जो पोइट हैं इसके, जो कि एक स्पीकर बन के हमें समझाना चाह रहे हैं, एक वक्ता के रूप में हमें बताया है, तो इसलिए इसको आप पोइट ना कह के स्पीकर कहें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, इसके बाद इसका एक एक करके जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, एक बार उसको और देख लेते हैं।